ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बता रहा था, और रिप्रोडक्शन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था आपको कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक, बुक्स की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल प्रोसेस है। ये क्या है? एक एसेंशियल प्रोसेस है। एसेंशियल प्रोसेस है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन ना हो तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा, और एक स्पीसीज नेक्स्ट जनरेशन में यदि जाना चाहता है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस को होना बहुत जरूरी है। रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसीडर एज लाइफ प्रोसेस, इसको हम लाइफ प्रोसेस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बीइंग। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग बीइंग, but it is essential process because it is essential for the continuity of the species। तो इसीलिए ये एक essential process है। अब जो हमने जहाँ पे बात आप लोगों को छोड़ी थी, हमने बात छोड़ी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम कल बात कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्यों मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, या तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आज जो हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसमें एक बात समझिए, इसमें जब हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कल आपको डिस्कस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, एंड दैट शुड बी द मेल एंड फीमेल ऑफ द सेम स्पीसीज। लेकिन एसेक्सुअल में केवल एक इंडिविजुअल होता है, जो आप अभी देखोगे, वन इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें वेरिएशन एब्सेंट होता है। जो नया इंडिविजुअल होता है वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के सिमिलर होता है। तो ये सारी बातें मैंने कल डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और आज जो हम लोग बेसिकली बात करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जैसे फ्यूजन मेथड है, दूसरा बडिंग मेथड मैंने आपको बताया था, बडिंग मेथड, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, द थर्ड वन, फोर्थ वन इज fragmentation method, fifth one is regeneration, and the sixth one is vegetative propagation। तो ये कॉमनली 6 तरह के methods होते हैं which is responsible for the formation of a new individual by the asexual reproduction। तो सबसे पहले जो मेथड हम देखेंगे वो है फ्यूजन मेथड। वो कौन सा मेथड है? फ्यूजन मेथड। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि फ्यूजन का मतलब क्या होता है। फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। तो यदि कोई एक इंडिविजुअल स्प्लिट करता है दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल में, तो वो भी तो दो नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो यदि इस तरीके से कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज फ्यूजन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस जो फ्यूजन मेथड, इसमें क्या होता है? स्प्लिटिंग। और एक बात इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी एक नए इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए इंडिविजुअल का पहले मैच्योर्ड होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि एक इंडिविजुअल फॉर्म हुआ और वो 3-4 इंडिविजुअल को फॉर्म कर देगा, नहीं। पहले एक इंडिविजुअल यदि फॉर्म हुआ है तो वो मैच्योर्ड होगा। मैच्योर्ड होने के बाद फिर वो डिवाइड करने लगता है या रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो इस फ्यूजन मेथड में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ ए मैच्योर्ड इंडिविजुअल इनटू 2 or more new individual, 2 or more new individual, so that will be called as what? Fusion method। तो इसमें देखिए फ्यूजन मेथड भी अपने आप में अब 2 हो गया।
splitting of a matured individual into two new individual, so that will be called as binary fission. Bi मतलब two, bi का मतलब क्या होता है? two, तो binary fission. और यदि if a individual or matured individual splitting of a matured individual in more than two individual, if that occurs, then it will be called as मल्टीपल फिजन. उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन. तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल मतलब फिजन भी दो तरह के हो गए आपके. ये भी कितने तरह के हो गए? दो तरह के. एक बाइनरी फिजन हुआ, एक मल्टीपल फिजन हुआ. बाइनरी फिजन कहने का मतलब है कि स्प्लिटिंग ऑफ ए मैच्योर्ड इंडिविजुअल इनटू टू न्यू इंडिविजुअल. जैसे कि मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है, और ये अमीबा मान लीजिए मैच्योर्ड हो गया. मैच्योर्ड होने के बाद ये इस तरीके से पहले इसका न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होगा. जैसे मान लीजिए इलॉन्गेटेड होने लगा, ठीक. जब मैच्योर्ड होगा तो उसके बाद जो उसका न्यूक्लियस होगा वो दो में डिवाइड होना शुरू होगा. और डिवाइड होने के बाद जैसे मान लीजिए ये अमीबा का ये जो दो न्यूक्लियस था ये दोनों डिवाइड होकर अलग अलग हो गए. उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है ये इस तरफ एक्सटेंड ऐसे करना शुरू करेगा. ये ग्रुप बढ़ेगा और धीरे धीरे अटैच होगा. दो न्यू इंडिविजुअल बन गए कि नहीं बन गए? तो इसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन. जो फ्यूजन मेथड होता है इसमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखने का है, वो ये है फ्यूजन कहीं पे भी हो रहा होगा, चाहे वो बाइनरी फ्यूजन है या मल्टीपल फ्यूजन है, उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्म डिवीजन और सेल डिवीजन. तो फ्यूजन मेथड में फर्स्टली क्या होगा? न्यूक्लियस डिवीजन और उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म डिवीजन. ठीक है, तो पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ. तो देखो यहाँ पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है या पहले साइटोप्लाज्म? पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ. यही चीज अब इसका मतलब है कि बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब जितने भी हैं दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन की बात करें, इसका एग्जाम्पल है आपका प्लाज्मोडियम में क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, तो इसमें ये कोई भी लिविंग बीइंग है, तो लिविंग बीइंग में कोई लिविंग सेल है तो उसके अंदर दो चीज होना बहुत जरूरी है. एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस. बिना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का एक सेल लिविंग रह ही नहीं सकता है. मान लीजिए कोई सेल डेड है तो आपको कैसे मालूम चलेगा वो सेल डेड है? या तो उसका न्यूक्लियस नहीं होगा या साइटोप्लाज्म नहीं होगा या दोनों चीजें नहीं होंगी. यदि साइटोप्लाज्म भी नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सेल डेड है, लिविंग नहीं है. किसी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो लिविंग है. अब मान लीजिए, क्योंकि हम ये बात जो भी कर रहे हैं ये सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लाज्मोडियम हो, अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ये सब सिंगल सेल है. अब इसमें क्या होता है, ये किसी प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, तो ये क्या होता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया, एक डिजीज है मलेरिया. तो मलेरिया को मच्छर जो होता है तो मच्छर काटने से फैलता है. फैलना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है. तो करता कौन है? प्लाज्मोडियम. इस प्लाज्मोडियम को फैलाता कौन है? तो मॉस्किटो. समझ में आ गया? तो मलेरिया कॉज करता है प्लाज्मोडियम. अब ये क्या करता है, जैसे ही मच्छर आपको काटा तो उस मच्छर के अंदर यदि प्लाज्मोडियम है तो वो आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देगा. अब ये ब्लड के अंदर गया और वहां से ये लीवर सेल में चल जाएगा और लीवर सेल में जाने के बाद ये क्या होगा, इसके न्यूक्लियस जैसे ये दो, एक से दो में डिवाइड हुए, फिर ये दो में डिवाइड हो गया, ये भी दो में डिवाइड हो गया, फिर ऐसे डिवाइड होते रहेंगे न्यूक्लियस. तो अब यहाँ एक बात बताइए, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपने नज़दीक के जितने भी साइटोप्लाज्म हैं उन सभी को ये लेकर एक नए
सेल्स में और एक नए नए इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाएंगे नहीं, तो एक साथ बहुत सारे प्लाज्मोडियम फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया, बहुत सारे प्लाज्मोडियम फॉर्म हो गया। और ये जो मल्टीपल फिजन है ये कॉमनली जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनके अंदर ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कोई भी पैरासाइट जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उसका पहला काम होता है कि अपने नंबर को इंक्रीज करना, ठीक है। और इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका मल्टीपल फिजन है या बाइनरी फिजन है? मल्टीपल फिजन। तो इसीलिए वो मल्टीपल फिजन को अपना मेथड बनाता है जिससे कि वो अपने नंबर को बहुत तेजी से इंक्रीज कर सके। क्योंकि कोई भी पैरासाइट जब आपके बॉडी के अंदर जाता है तो उसका तरीका क्या होता है, जैसे एक पैरासाइट अंदर गया तो WBC सब घेर के मार देगा उसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है, पहले वो अपने नंबर बढ़ाते हैं और नंबर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है मल्टीपल फिजन, इसीलिए वो मल्टीपल फिजन में जाता है। ये मल्टीपल फिजन के लिए अमीबा भी जाता है, लेकिन अमीबा जो जाता है वो एडवर्स कंडीशन में जाता है। कब जाता है? एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन कहने का मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ठीक है, तो एडवर्स कंडीशन आ गया, तो एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है। क्या बना लेता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब इसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लिया। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को, ये क्या बन गया? प्रोटेक्टिव कवरिंग। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं सिस्ट, ठीक है। जब तक ये सिस्ट, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन प्रिवेल करते रहेगा, ये सिस्ट इस अमीबा के चारों तरफ ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा। अब एक बात समझिए, अंदर जो अमीबा है वो जिंदा है या मर गया है? जिंदा है, तो उसके वो मैच्योर्ड भी होगा। जब मैच्योर्ड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसका न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे डिवाइड करते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये डिवाइड हो रहा है। अब कभी आज नहीं तो कल, कभी तो एडवर्स कंडीशन जाएगा। जब वो एडवर्स कंडीशन खत्म होगा तो ये सिस्ट ब्रेक करेगा। ये सिस्ट क्या होगा? ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद अमीबा के न्यूक्लियस के पास जो छोटे मोटे जो साइटोप्लाज्म में नज़दीक में, वो साइटोप्लाज्म लेकर वो एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हुआ कि नहीं? तो एक साथ बहुत सारे अमीबा फॉर्म हुए या एक अमीबा फॉर्म हुआ? बहुत सारे। तो इसे हम मल्टीपल फिजन कर सकते हैं नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में अमीबा बाइनरी फिजन में आता है और एडवर्स कंडीशन में वो मल्टीपल फिजन में आता है। सो दिस इज फिजन। अब आप कहोगे पढ़ने के लिए आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा। क्वेश्चन मेनली दो आते हैं। एक तो आएगा जितने भी ये टाइप हैं इनके एक एक एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है बाइनरी और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट हम बात करेंगे अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे? स्पोर, बडिंग की बात करते हैं। सेकंड क्या था? बडिंग मेथड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड थ्रू विच ए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। अब इसमें होता क्या है पर ये समझिए। इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। अब बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, तो ये हाइड्रा के टेंटेकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब एक हाइड्रा मैच्योर्ड हो गया तो मैच्योर्ड होने के बाद इसके बॉडी पे एक आउटग्रोथ डेवलप होता है। आउटग्रोथ मतलब एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक आउटग्रोथ डेवलप हुआ और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये आउटग्रोथ डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक समय आएगा जब ये आउटग्रोथ काफ़ी डेवलप हो जाएगा और इनके टिप पर छोटे छोटे टेंटेकल्स आ जाएंगे। जब ये टेंटेकल्स आ जाएंगे उसके बाद ये इस बॉडी से डिटैच होगा। ये बॉडी से क्या होगा? मेन बॉडी से। ये मेन पेरेंट हाइड्रा हुआ, ये क्या हुआ? पेरेंट हाइड्रा। और पेरेंट हाइड्रा ने इस बेबी हाइड्रा को फॉर्म किया या नहीं? अब ये बेबी हाइड्रा जब थोड़ा सा
डेवलप हो जाएगा, उसके बाद ये डिटैच होगा और डिटैच होने के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा एंड इट विल डेवलप इनटू ए न्यू हाइड्रा और नॉट। ये न्यू हाइड्रा में डेवलप। सबस्ट्रेटम कहने का मतलब है कॉमनली जितने भी ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। जब वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली आपको वाटर में मिलेंगे। अब ये पानी मिलते हैं तो ये जैसे ये यहाँ से डिटैच हुआ तो पानी में बहने लगेगा, तो वहाँ पर कोई लकड़ी पड़ी हुई होगी या कोई पत्थर पड़ा हुआ होगा जो एक जगह पे फिक्स्ड होगा, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। तो उस फिक्स्ड जगह पे जाकर ये वाला जो न्यू हाइड्रा है, बेबी हाइड्रा है, ये उस पत्थर पे जाके या लकड़ी पे जाकर ऐसे अटैच हुआ, फिर ये डेवलप होना शुरू होगा और धीरे धीरे ये पूरा एक मैच्योर्ड हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह के बर्डिंग, इस तरह के मेथड को हम क्या कहते हैं? बर्डिंग मेथड। इसमें एक चेन बर्डिंग भी होती है। इसमें क्या होती है? एक चेन बर्डिंग। चेन बर्डिंग में क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट। जो बेकरीज में हम इसको यूज करते हैं, बेकरीज में, ताकि इसको प्लफी, जो आपके बन और ब्रेड बनाने के लिए जो डॉफ हम तैयार करते हैं, जो मटेरियल तैयार करते हैं, तो उसमें हम ईस्ट को करते हैं ताकि फर्मेंटेशन हो और वो प्लफी बन सके। और यदि वो प्रॉपर तरीके से फर्मेंट नहीं होगा ना, तो फिर प्लफी, आपका जो ब्रेड है वो प्लफी नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए ईस्ट को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, तो ईस्ट में एक बॉडी का आउटग्रोथ डेवलप हुआ, ये न्यूक्लियस और एक बॉडी का आउटग्रोथ डेवलप हुआ। ये आउटग्रोथ आपका डिटैच भी नहीं हुआ और इसमें एक और आउटग्रोथ डेवलप हो गया, न्यूक्लियस भी डेवलप हो गया। ये भी डिटैच नहीं हुआ, इसके ऊपर भी एक बर्ड डेवलप हो गया। तो ये बर्ड्स का चेन हो गया या कुछ और हो गया? बर्ड्स का चेन हो गया। अब एक के बाद एक ये डिटैच होते रहेगा और एक साथ बहुत सारे हाइड्रास को या ईस्ट को फॉर्म कर देगा। तो इस तरह की जो बर्डिंग होती है उसे हम कहते हैं चेन बर्डिंग। उसे क्या कहते हैं? चेन बर्डिंग। आ रहा है कुछ समझ में? जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, वी विल थर्ड मेथड, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। थर्ड किसकी बात करेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। स्पोर्स आर द माइन्यूट प्रोपेग्यूल्स। ये क्या होते हैं? छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर सके। तो ऐसा कोई माइन्यूट प्रोपेग्यूल्स और माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर ये एबिलिटी हो कि एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोर्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंगस। इसमें क्या होता है? देखिए, इसमें जैसे मान लीजिए ये फंगस है। फंगस की खास बात ये होती है कि ये आपने 9th में पढ़ा होगा कि फंगस थैलोफाइट होता है। फंगस क्या होता है? थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। तो थैलोफाइटा ग्रुप में खास बात क्या होता है कि उसके स्टेम, लीफ और रूट को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम पार्ट है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा रूट है, कौन सा लीफ है, कौन सा स्टेम है, सब एक जैसे लगेंगे। तो इन्हें हम कहते हैं थैलस। इन्हें क्या कहते हैं? थैलस। अब इसमें क्या एक स्वेलिंग टाइप का ये डेवलप हुआ है ना, इसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसे क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम। अब जैसे फंगस डेवलप होता है तो ये स्पोरेंजियम धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड हो गया मान लीजिए 2 में, ठीक है? तो 2 में डिवाइड होते हैं, फिर इसका साइटोप्लाज्म में डिवीजन भी हो जाएगा। तो जो स्पोर फॉर्मेशन और फ्यूजन मेथड था उसमें फर्क क्या आया? वहाँ पे न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड हो रहा था, लेकिन उसके साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये स्पोरेंजियम है, इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हुआ, तो साथ में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ठीक है? फिर ये न्यूक्लियस मान लीजिए 2 में और डिवाइड हुआ, इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हुआ। तो इस तरीके से मान लीजिए कि बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। हर एक न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साथ साथ चलते रहेगा। तो स्पोर फॉर्मेशन
और फिजन में ये फर्क है। फिजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और लास्ट में जाकर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। लेकिन स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, आफ्टर एवरी न्यूक्लियर डिवीजन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन विल बी फॉलोड। फिर उसमें डिवीजन होगा दूसरे वाले न्यूक्लियर, फिर उसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। लेकिन वहां पर लगातार न्यूक्लियस डिवाइड होकर बहुत सारे नंबर में बन जा रहा था, ठीक है, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है। अब जैसे ये मैच्योर्ड हो गया तो ये ग्रो करना शुरू करे, ये स्पोर्स बन गए छोटे छोटे। अब जब ये ग्रो करेंगे तो इनका साइज बढ़ेगा या उतना ही रहेगा, बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो ये जो स्पोरेंजियम का वॉल है, ये जो स्पोरेंजियम का वॉल है, इस पे प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, और टूटेगा तो ये स्पोर सारे निकल के नीचे गिरेंगे या ऊपर जाएंगे, नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर एक नया फंगस डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखना जहाँ पे फंगस डेवलप होता है उसकी डेंसिटी वहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ती है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फुई। तुम लोग कहते हो ना ब्रेड में फुई लग गया, तो यदि ब्रेड को कहीं ऐसे फेंक दो, ठीक है, जहाँ मोस्ट प्लेस हो, तो कुछ समय के बाद ना उसमें फुई लग जाएगा। और जहाँ फुई लगेगा ना, जैसे मान लीजिए ये ब्रेड है, तो ब्रेड में यहाँ फुई लगा तो इसी एरिया में देखोगे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है फंगस की। ऐसे नहीं कि यहाँ भी फंगस थोड़ा जमा हो गया, यहाँ भी फंगस, ऐसे नहीं होगा। जहाँ पे फुई जमा हुआ, फंगस जमा हुआ, वहीं पर उसकी डेंसिटी काफ़ी बढ़ने लगेगी। वो किस लिए होता है समझ में आया? क्योंकि ये स्पोर्स जो होते हैं वहाँ गिरेंगे और सब वहीं पे क्या करेंगे, एक नए नए फंगस को फॉर्म करते रहेंगे। इस कारण से यहाँ पर जो डेंसिटी है फंगस की वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यदि एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर क्या हुआ समझ में आया? अब जो नेक्स्ट आपको बात करना है, जो फोर्थ मेथड है, वो है फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंटेशन मेथड। अब फ्रेगमेंटेशन मेथड में क्या होता है समझिए। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना। तो यदि मान लीजिए एक इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा इसे आप लोगों ने देखा होगा, नहर में देखोगे तो नहर में ग्रीन सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से हिलते रहता है, ठीक है। पानी का जब बहाव ज़्यादा होता है तो ये टूटता है बीच में से, और टूटने के बाद ये पानी के साथ बहते चला जाता है। कहीं ऐसा जहाँ पानी रुक गया या कोई ऐसा रुकावट मिल गया इसको, तो उसके साथ वो रुक जाएगा और वहीं पे अटैच होके फिर वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो एक पार्ट टूटा, और टूटने के बाद जब ये सबस्ट्रेटम से अटैच हुआ, ये टूटा हुआ पार्ट, तो वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हुआ। तो जब एक मैच्योर्ड इंडिविजुअल